नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजूर करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ITI में जो कोर्स है 2 इयर्स के, उसके वार्षिक एग्जाम होते हैं, है ना। अगर 2 इयर्स का है तो उसमें से फर्स्ट ईयर का ईयरली एग्जाम होता है और सेकेंड ईयर का भी ईयरली एग्जाम होता है। तो ऐसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लासें कुछ करवा रखी हैं। ये पहली क्लास है हमारी सेकेंड ईयर की, जिसका पहला चैप्टर है आपका ज्यामितीय रचना और प्रमेय। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में चर्चा करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी। जो थ्योरम है उन पर आधारित जो बातें होंगी या चर्चाएं होंगी हम लोग करेंगे, वो भी कैसे, PYQ के रूप में, ठीक है ना। PYQ के आधार पर करेंगे। यहां पर हम लोग त्रिभुज, रेखा और चतुर्भुज, सर्कल, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, रुके हुए पानी की सतह के समांतर खींची गई रेखा को कहते हैं। अगर कोई रुका हुआ पानी है, उसकी कोई एक सतह होगी, है ना, उसके समांतर खींची गई रेखा को कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रुका हुआ जो पानी होता है हमारा, मान लीजिए ये आपका कोई एक तालाब है ना। ये क्या है, आपका एक कोई तालाब है और यहां पर आपका एक ये पानी भरा हुआ है। अगर ये पानी है तो आपसे कह रहा है कि इसके समांतर खींची गई रेखा को कहते हैं। अगर ये रेखा आपकी ऊर्ध्वाधर होती है ना, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कह देते, वर्टिकल लाइंस बोल देते। ये लाइन आपकी कैसी है, लेटी हुई या क्षैतिज रेखा है ना। यानी कि हमारा जो पानी का ठहराव है वो कैसा होगा, एक क्षैतिज रूप में होगा। इस वजह से इस जो समांतर रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई बिंदु गति करता है और अपना पथ बदलता रहता है तो कौन सी रेखा बनती है। जब कोई एक बिंदु है, एक बिंदु यानी कि एक बिंदु से आपकी रेखा नहीं बनती है, कई सारे बिंदु मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं। यहां पर जब आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक बिंदु गति करता है, यानी कि रेखा में कई सारे बिंदु होते हैं, उनमें से एक बिंदु की बात कही जा रही है कि एक बिंदु गति करता है, यानी कि हमारा ऐसा कोई बिंदु गति कर रहा है ना, और अपना पथ बदलता रहता है, तो कौन सी रेखा बनती है। तो वो हमारी कौन सी रेखा बनती है, मुड़ी रेखा बनती है, या इसी को हम लोग कहते हैं राउंडिंग फिगर में बनी हुई रेखा, यानी कि मुड़ी हुई रेखा के रूप में ही इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 72 अंश के कोण का कोटि पूरक कोण होगा। कोटि पूरक मतलब ये होता है दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो, ठीक है ना। दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, है ना। दो ऐसे कोण, दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोटि पूरक। यहां पर एक कोण आपको दिया जा चुका है, वो कितना है, 72। जब आपको एक कोण दिया जा चुका है, कितना है, 72, और दूसरा कोण आपको पता नहीं है, यानी कि मान लेते हैं हमारा दूसरा कोण कितना है, ए है, और हमने बताया था कि अगर कोटि पूरक है तो किसके बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। यहां से हम लोग अगर ए की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 72, है ना। ये कितना हमारा निकल के आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 18, ठीक है, 18 अंश, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें से कहा जा रहा है 60 अंश के कोण का समपूरक कोण होगा। यहां पर समपूरक की बात कर रही है, कहा जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कोटिपूरक, है ना। जो संपूरक कोण होता है सेम टू सेम संपूरक के जो कोटिपूरक होता है उसी के आधार पर यह भी बनाया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि जो हमारा संपूरक कोण होता है ये हमारा 180 अंश संपूरक कोण जो होता है हमारा ये 180 अंश कहा जाता है कि मतलब दो कोणों का ऐसा योग जो 180 अंश बन जाए, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। दो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश बनाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है 60 अंश के कोण का समपूरक कोण कौन सा है। यहां पर 180 अंश है बराबर 60 अंश प्लस ए कर देते हैं, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से उत्केंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? उत्केंद्रीय वो वृत्त होते हैं जो किसी एक बड़े वृत्त के अंदर कई सारे वृत्त अलग अलग केंद्र बिंदु पर बनाए जाएं। वो सभी हमारे वृत्त जो होते हैं उत्केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। उत्केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन में अलग अलग कोणों से निर्मित वृत्त, नहीं, ये नहीं होगा। एक केंद्र से बनाए गए वृत्त, ये भी नहीं होगा। एक वृत्त में विभिन्न केंद्रों से बनाए गए वृत्त, ये हमारा ऑप्शन सही होता है। और एक ही केंद्र पर तो सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। एक ही केंद्र पर बनाए गए वृत्त क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, है ना। अतः इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वृत्त की स्पर्श रेखा उनके केंद्र से कितना कोण बनाती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा उनके केंद्र से कितने अंश का कोण बनाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये अगर हमारा कोई वृत्त है ना, और इस वृत्त का एक ये मान लो बिंदु है और इस बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं अगर गई हुई हैं, आप सभी लोग जानते हैं अगर ये इसका केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु के साथ में ये दोनों कितने अंश का कोण बनाएंगे? तो ये हमारा 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है ना, 90 अंश का कोण, ठीक है, यहां पर 90 अंश का, ठीक है। ये हमारा कितने अंश का कोण बनता है? तो 90 अंश का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं? तो एक वृत्त, है ना, पूर्ण सर्कल की बात कही जा रही है। एक पूर्ण सर्कल में 360 अंश होता है। कैसे? ये हमारा केंद्र बिंदु है, ये अर्धवृत्त 180 अंश का होता है ना, और इधर भी अर्धवृत्त जो होता है हमारा ये कितने का होता है? 180 अंश का होता है ना। तो ये हमारा 180 मिलकर के कितना बनाता है? 360 अंश। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? वृत्त का जो केंद्र है, मानते हैं कोई एक ये वृत्त है हमारा, है ना, इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु है हमारा, है ना, और कहा जा रहा है केंद्र और परिधि के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? तो केंद्र और परिधि के बीच की रेखा आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है, दिया जा रहा है ना। यहां पर वृत्तखंड की बात की जा रही है, तो अगर ये हमारा ऐसे मिला दिया जाए तो ये इसमें से दो वृत्तखंड बन जाएंगे, है ना। ऐसे ही सेक्टर जीवा की बात की जाती है, तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है हमारे जो जिसको बोलते हैं हम लोग व्यास, है ना। वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो वो होता है हमारा व्यास, है ना। और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग जीवा कहते हैं। सेक्टर एक एरिया को क्या कह देते हैं? वृत्त के सेक्टर कह देते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक वृत्त की त्रिज्या व्यास से कितनी होती है, यानी कि त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध होता है, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, है ना, या त्रिज्या इक्वल टू बराबर व्यास बाई 2, है ना। अब इन दोनों में से हमें जो भी ऑप्शन मिल जाता है वही ऑप्शन सही हो जाता है। 0.2 गुणे व्यास गलत हो जाएगा, अर्धवृत्त का 4 गुना ये भी गलत हो जाएगा, व्यास का 3 गुना ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है व्यास गुणे 1/2, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, जो समकोण त्रिभुज होता है आप सभी लोगों को पता है। एक समकोण त्रिभुज में हमारे क्या क्या होते हैं, एक आधार होता है, एक लंब होता है ना, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। ये आधार, ये लंब और ये कर्ण होता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, तो सबसे लंबी भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण होती है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दिया हुआ है चित्र में त्रिभुज किस प्रकार की है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी कि न्यून कोण, अधिक कोण, ऐसे करके जो आपके त्रिभुज के प्रकार होते हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा किस प्रकार का त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, और इनमें से कोई नहीं, है ना। अधिक कोण त्रिभुज आपका कौन सा होता है, जिसमें से कोई एक कोण त्रिभुज का कोई एक कोण कितना हो, तो 90 अंश से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कह देते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम हो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कह देते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंशों का होगा उसे हम लोग क्या कह देते हैं, समकोण त्रिभुज कह देते हैं। फिलहाल आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना, न्यून कोण त्रिभुज। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, दिए गए चित्र में वृत्त का क्या नाम है। ये जो वृत्त है इसमें से आप लोग देख पा रहे हैं, ये बड़ा वाला वृत्त है, ये छोटा एक वृत्त है, और एक ये वृत्त है, और जिसमें से आपको ये लग रहा है ना कि इसके इन दोनों त्रिभुज वृत्तों के केंद्र क्या हैं, एक जैसे हैं, नहीं, दोनों के केंद्र अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पे है ना। और यहाँ पर एक और छोटा वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र बिंदु यहाँ पर है ना, यानी कि इनके जो केंद्र हैं वो अलग अलग हैं सभी वृत्तों के। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है समकेंद्रीय वृत्त है, नहीं, समकेंद्रीय वृत्त कैसा होता है, एक वृत्त बड़ा होता है और इसका ये केंद्र बिंदु होता है, इसी केंद्र बिंदु पर और भी आपके जो हैं वृत्त बनते हैं, ठीक है ना। ये आपके कैसे होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा वृत्त हो और उसमें से अलग अलग केंद्र बिंदु के वृत्त बन जाएं, है ना, ये इस वृत्त का केंद्र है, तो ये हमारे कैसे वृत्त हो जाते हैं, उत्केंद्रीय वृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वृत्त पर बिंदु x से y तथा z तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त पर x, y और z तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मली इन रेखाओं को हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से भी जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में x कोण का क्या मान होगा। यहां पर जो आपका पूर्ण 180 अंश का कोण है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक का वैल्यूएशन x है और दूसरे का है 3x। अब आपसे पूछा जा रहा है कि केवल x का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको पता है कि एक रेखा में एक साइड का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, ये होता है 180 अंश का, है ना। अगर ये 180 अंश का होता है तो यहां पर आपको दिए गए दो वृत्तों को दो कोणों में अगर इसको विभाजित किया जाए तो वो आपको इस प्रकार होंगे, कौन कौन से, x प्लस 3x इक्वल टू 180, है ना। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 3x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, है ना। तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 180/4, है ना। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
x इक्वल टू आ जाएगा 45। हमसे पूछा गया था यक्ष कोण का क्या मान होगा, यानी कि इस कोण की वैल्यूएशन आपसे पूछी गई, जो कि कितनी आ गई 45। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार का मान कितना होगा, यानी कि इस पूरी अर्धवृत्त कह सकते हैं, यह हमारा 180 अंश का टोटल जो कोण बन रहा है, उसके कई सारे पार्ट में, कई कोणों में इसको डिवाइड किया गया हुआ है, और पूछा जा रहा है यक्ष की वैल्यूएशन। यक्ष का वैल्यूएशन ही पूछा जा रहा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरी चीजें दिख नहीं रही हैं। दिए गए चित्र अनुसार का मान कितना होगा, यहां पर फिलहाल आपसे यक्ष का वैल्यू ही पूछा जा रहा है, यक्ष का मान कितना होगा। अगर यक्ष पूछा जा रहा है तो ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, अगर कोई कोणीय वैल्यू पूछी जा रही है तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर यक्ष की वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो, है ना। देखते हैं, क्योंकि थोड़े छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में, या इनको जब ये लोग टाइपिंग करते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं। फिलहाल आपको ये पता है कि टोटल कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है, जो कि तोड़ करके कितने कितने पार्ट में तोड़ा गया, x प्लस 20 प्लस x प्लस x प्लस 40 इक्वल टू कितना 180, है ना। इन सभी पार्टों को अगर जोड़ा जाए तो कितने अंश के बराबर हो जा रहा है, 180 अंश के बराबर हो जा रहा है ना। अगर हम लोग यक्ष यक्ष यक्ष, चूंकि ये अचर राशियां हैं, ये हमारी अंकीय वैल्यू के साथ नहीं जुड़ सकती हैं, इस वजह से इनको हम लोग अलग जोड़ेंगे तो ये कितना जोड़कर बनेंगे 3x बन जाएंगे, प्लस जो हमारी अंकीय वैल्यू है 20 और 40, ये आपस में जुड़कर कितना बनेंगे, ये बनेंगे हमारा 60 इक्वल टू बनेगा कितना 180 अंश, है ना। 180 में हमारा जो 60 है इधर साइड पे, है ना, ये जाएगा उस साइड में, तो हमारा लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल टू 120, है ना, इतना ही बचेगा ना। अगर 120 बचेगा तो अब हमारे यक्ष के साथ में मल्टीप्लाई में कितना वैल्यू है, तो 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई से यदि हम उस साइड लेके जा रहे हैं तो हमारा डिवाइड में जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, यक्ष इक्वल टू 120/3, है ना। अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा, यक्ष इक्वल टू 40, है ना, अगर इसको डिवाइड करते हैं। और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगर आपसे इसमें इस क्वेश्चन में फिलहाल अगर पूछा जाता कि कोणीय वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, तो यक्ष की वैल्यू यदि 40 आ गई थी, तो ये जो कोण है ये आपका बन जाता 60 अंश का, है ना, 40 प्लस 20, है ना। यहां पर ये कितना हो जाता, तो ये 40 हो जाता, और ये हो जाता 40 प्लस 40 बराबर कितना हो जाता 80, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में यक्ष का मान कितना होगा, है ना। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर फिलहाल आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमारा जो 180 अंश का कोण है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक 2x दूसरा भी 2x, है ना। इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, है ना। और 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इनको दोनों को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 में x का इक्वल टू हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो 4 है x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 अपॉन 4 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपको 45 अंश, ठीक है ना। कितने आ जाएगी, तो 45 अंश आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज की दी गई, इसमें लंबाई a, आधार c, कर्ण b है, दिया हुआ है। इसमें कर्ण b ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना।
फिलहाल जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें बी स्क्वायर भी किया गया हुआ है और रूट भी लगाया गया है। फिलहाल ऐसा तो इसका फार्मूला होता नहीं है, आप सभी लोगों को फार्मूला पता है क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इन सभी ऑप्शनों में से आप सभी लोगों को एक रूट लगा हुआ दिख रहा है ना। ये रूट नहीं लगेगा क्योंकि अगर इस साइड में हमारी यानी कि कर्ण में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम रूट नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो फिलहाल जो इसके ऑप्शन है उनमें मिस्टेक है, इसका आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपको, चित्र के अनुसार ए बी का मान क्या होगा। ए बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ए सी बी, यहां पर पॉइंट है आपका बी, है ना। ऊपर आपका ए है, ये सी है और ये बी है, और ये वैल्यूएशन है आपका, ये जो आपका लंब है इसकी दूरी है 25 और जो ये आधार है इसकी टोटल दूरी है कितनी, तो 15, ठीक है। आधार की है 15 और ये 25। आपसे ये पूछा जा रहा है ये कर्ण की या AB की AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आप सब लोगों को पता है ये जो हमारी भुजा है BC, ये AO भुजा के द्वारा विभाजित की जा रही है, वो भी अर्धक, है ना। तो यहां पर हमारा अगर इस भुजा की पूरी माप कितनी है 15 सेंटीमीटर या 15 mm है, तो ये हमारी अर्धक हो जाने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, है ना। और इधर भी कितना हो जाएगा 7.5, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे निकालेंगे। ये हमारा बन गया आधार, ये हो गया लंब, है ना, और ये हो गया हमारा कर्ण। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। इस फार्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार यानी कि 7.5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब हम लोगों को इनका स्क्वायर भी करना है और ऐड भी करना है ना। आप दोनों में से एक चीज देख रहे हैं, यदि हम इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ेगा, है ना। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 7.5, पॉइंट हटा दीजिए, अगर हम इसका पॉइंट हटा दें 75/10 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, है ना। प्लस 25 का स्क्वायर कह सकते हैं, है ना। और यहां पर हम लोग चाहें तो 25 बाहर भी निकाल सकते हैं, या अगर हम इससे 25 बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर बाहर निकलेगा और ये बचेगा कितना 3/10 प्लस 1, है ना। इतना ही तो निकल के आएगा ना। और यदि हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 625, है ना। और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, तो ये टोटल के ऊपर क्यूब था, स्क्वायर था, है ना। तो ये हमारी संख्या टूटकर कितना बन जाएगी, ये बनेगी 9/100 प्लस 1, है ना। अब यदि हम इसको और सॉल्व करें, के स्क्वायर इक्वल टू 625 इंटू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ऊपर प्राप्त हो जाएगा हमको 109/100, है ना। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, 625 गुणे 109/100, है ना। अब हम लोगों को ये भी पता है कि इस साइड में है कर्ण का स्क्वायर, और अगर हम कर्ण का स्क्वायर है, अगर केवल हमें कर्ण का वैल्यू प्राप्त करना है तो हमको लिखना होगा कर्ण इक्वल टू √625 इंटू 109/100,
है ना। यहां पर आप लोगों को दिख रही हैं कि दो वैल्यू का तो हम लोग रूट निकाल सकते हैं, लेकिन 109 का रूट नहीं निकलेगा, है ना। तो 625 का रूट कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25, है ना, और 100 का ये हो जाएगा 10। लेकिन आपका जो 109 है इसका रूट आप लोगों को भाग विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। यदि भाग विधि से हम इसका रूट निकालें तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो भाग विधि से रूट निकालने का एक ही फार्मूला होता है आप लोगों का, वो ये होता है कि यहां पर वैल्यू पुट करिए, है ना, और यहां पर जो आपके जोड़े हैं वो दशमलव के जस्ट साइड से ही बनना चालू हो जाते हैं, और ये चाहे दोनों साइड में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, है ना। और ये जीरो हम बढ़ाने से हमारा कोई भी अंक की वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है ना। और अगले पे ऐसे जीरो बढ़ाकर भी हम लोग जोड़ा बना सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा जो अंक आ रहा है 0,1 आ रहा है ना, और 0,1 के पास में आपका स्क्वायर वैल्यू कौन सा होता है, तो केवल 1 का होता है। 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस में 1 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 1 लिखना होगा आपको, है ना। ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर 0 मिलेगा, ऊपर से आएगा 0,9, है ना। अगर ये 0,9 आ जाएगा, यहां पर हम लोग क्या लेके आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर कोई ना कोई एक अंक हमको लाना पड़ेगा। अगर यहां पर हम 1 भी लेके आ जा रहे हैं तो लाए हुए अंक के द्वारा ही इस पूरे अंक के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जो कि हमें 0,09 से ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग 0 रखेंगे, प्लस में भी क्या करेंगे 0 रखेंगे, है ना। और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी अंक में करते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है, और लेस करके देखेंगे तो हमारा 9 आएगा। फिर से अगला जोड़ा लेके आएंगे, वो हमारे पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, इस वजह से ऊपर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा प्राप्त हुआ 900, यहां से आ जाएगा आपको 20। फिर एक वैल्यू आपकी पुट करनी है यहाँ पर, है ना। कोई भी एक अंक यहाँ पर छोड़ दे, यहाँ पर छोड़ दे, तो हमें कितना प्राप्त हो जा रहा है, 90। ये बीच चको 80, यानी कि 4 से 5 के बीच में हमको देखना है कौन सा अंक हमें, जो कि 9 के पास प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 4 देखते हैं तो 4 दूना 8, है ना, और 4 चको 16, 816 के आसपास वैल्यू आपको प्राप्त होगी, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग 5 कर दे रहे हैं तो 5 दूना 10, यानी कि 1000 के आसपास वैल्यू पहुंच जाएगी। इस वजह से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ पर भी हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, है ना, प्लस में 4 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4 चको 16 और 4 दूना 8, 816, है ना। लगभग आप देख सकते हैं जो आपकी वैल्यू आ रही है 109 की, वो 10.4 आ रही है ना। यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 10.4 लिखेंगे, 10.4 इंटू 2.5 कह सकते हैं, है ना। 10.4 गुणे इसको हम लोग ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आप लोगों को यहां तक समझ आ रहा होगा, है ना। बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, हम लोग यहां पर कर ले रहे हैं, है ना। और इसका आंसर भी आ जाएगा, 2 लाइनों में केवल इसको सॉल्व करना है और आंसर आपका रखा हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने वहां पर देखा हुआ है कि कर्ण का वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है, और यहां पर हम लोगों की जो कर्ण की वैल्यू आ गई थी 25 इंटू 10.4/10 था, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर k इक्वल टू 2.5, क्योंकि वहां पर 10 था, 10 का डिवाइड 25 में दिया तो 2.5 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, इंटू 10.4 आ जाएगा, है ना। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, 25 चौको 100 होता है, 100 की अगर हम 0 रखें तो हासिल में हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 25 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 10, तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 से 26 हो जाएगा। और 2 अंकी आपका क्या लगना है, दशमलव लगना है, यानी 26.00 आ जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर। फिलहाल देखें तो ये जो आ रहा है ना वैल्यू 10.4, ये 10.4 के आगे भी जाएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा 26.1 के आसपास आएगा जाकर के, जो लगभग में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र के अनुसार यच का मान क्या होगा जबकि कुछ माप दिए गए हैं। जैसे डी, कैपिटल डी के रूप में 80 मिलीमीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी के रूप में 60 मिलीमीटर, और यल के रूप में कितना दिया हुआ है, 30 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। इस चित्र में अगर आप देखें, इस पूरे भाग में से पहले हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा जो चतुर्भुज का आकार बन रहा है, ये समलंब चतुर्भुज है ना। और समलंब चतुर्भुज में ये कुछ इस आकृति में बन रहा है, और ये हमारे ऊपर वाली भुजा कितनी है, तो ये 60 है, स्मॉल डी इक्वल टू, है ना। और ये जो कैपिटल डी है उसमें से वैल्यू कितनी है, तो 80 mm है। और यहीं पर जो आपका त्रिभुज दिखाया जा रहा है ना, त्रिभुज दिखाया जा रहा है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें से चीजें आप लोगों को ज्ञात करनी है। इस त्रिभुज को अगर हम अलग करके देखें कि ये त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा, और इस त्रिभुज की मेनली ये भुजा हमारी यक्ष है, ये भुजा यच है, और ये वाली भुजा जो है वो यल है ना। स्मॉल यल के रूप में दर्शाया जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, है ना। ये सभी भुजाएं हमारी इस प्रकार दर्शाई गई हैं, जिसमें से यल की माप आपको पता है कितनी है, 30 mm, है ना। और यच की वैल्यू हमको काउंट करनी है, यानी कि पता करनी है। यक्स की वैल्यू इन दोनों भुजाओं का योग वो लेस करके और डिवाइड बाय 2 करके ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल डी है 80 माइनस 60/2, ये आ जाएगा आपका 20/2 बराबर 10 आ जाएगा, है ना। जब ये 10 आ जाएगा, किसका वैल्यू, यक्स का वैल्यू, तो अब यहां पर आपका जब यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 10, है ना। तो ये आपका एक कैसा समकोणीय त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोणीय त्रिभुज। तो अब आपको यहां से क्या ज्ञात करना है, यच का माप, है ना। यच की माप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दिया भी गया है, ये जो कोण है ये 90 अंश का है ना। यानी कि ये हमारा जो कोण है कितने अंश का है, 90 अंश का बना हुआ है, ठीक है। 90 अंश का अगर कोण है तो ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ, और ये हमारा कर्ण हुआ, है ना। तो यल हमारा अगर कर्ण है तो ये बनेगा हमारा 30 का स्क्वायर इक्वल टू, होता फार्मूला क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। अब यहां पर हमने लिखा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कितना, 10 का स्क्वायर प्लस लंब यानी यच का स्क्वायर। चूंकि हमें यही वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 के स्क्वायर में से 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, है ना। 900, और देख पा रहे होंगे आपको 110 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका 100 प्लस यच का स्क्वायर, है ना। और 100 अगर इधर लेके आएंगे तो हमारा लेस हो जाएगा, 900 में से कितना बचेगा आपका, 800 बचेगा। कितना बचेगा, 800 इक्वल टू यच स्क्वायर, है ना। अब यहां से आपको अगर यच की वैल्यू प्राप्त करनी है तो फिर से आपको भाग विधि के माध्यम से ही इसका वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे आप, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको तो भाग विधि के माध्यम से निकालना पड़ेगा। ऐसे करेंगे और इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये हम इस पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा हमें किसका रूट निकालना है, तो वो है हमारा 800 वैल्यू, है ना। 800 में हमने देखा दशमलव लगा करके अगर कितने भी जीरो बढ़ाए जा सकते हैं
नियर बाई 2 जीरो पढ़ते हैं, उसके आगे एक अकेला अंक है तो उसमें से एक जीरो बढ़ाकर उसको जोड़ा बना सकते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 8 है और 8 के पास में किसका स्क्वायर आता है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है, जो कि बड़ा हो जाता है 8 से। अतः हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर यानी कितनी, 4। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 8 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। अब ये अगर 4 आ गया तो अगला जोड़ा किसका है, 0 0 का है, ठीक है। और जब हमारा दोनों 0 आ जाएंगे तो ऊपर से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक स्थान खाली रह जाएगा, है ना। अब एक अंक ऐसा रखें ताकि हमारा ये लगभग इसके जो अंक की वैल्यू है उसके पास में पहुंच जाए, है ना। अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं, 8 चौको 32 होगा और 88 64 होगा, 32 4 36 के लगभग पहुंचेगा, है ना। और यदि हम 9 रखते हैं, 9 चौका 36 होगा, 9 9 81 होगा, 8 जुड़ेगा 36 में से तो वो आगे निकल जाएगा, है ना, 400 के। इस वजह से हमको क्या रखना होगा, 8 रखना होगा, यानी कि 28 आएगा और यहां पर भी प्लस में 8 रखना होगा, ठीक है ना। सही है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम इस वजह से थोड़ा रुके थे, क्योंकि इन ऑप्शनों में से किसी में भी 28 नहीं आ रहा है ना। और 28 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 28 पॉइंट करके, जो कि इन सब ऑप्शनों में नहीं दिया गया है। हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका आंसर आता है वो आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये 8 टाइम्स गया, ये हमारा बनेगा कितना, तो 88 64 की 4 हासिल लगा 6, है ना। 8 चौको 32, 32 और 6 38, ठीक है। और जैसे ही हम इसको लेस करेंगे, 10 में 4 गया 6 बनेगा, और ये 9 में से 8 गया 1 बनेगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा 16। अगला 2 जीरो लेके आएंगे, अगले 2 जीरो आएंगे। अब हमारी जो संख्या प्राप्त हुई है वो 1600 प्राप्त हुई है, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, है ना, और एक स्थान खाली रह जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग 3 बार भी मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई अंक 3 एज्यूम करते हैं, तो 3 पचे 15 होता है और 3 18, जो कि हमको 1 हासिल देगा और बन जाएगा 15 1 16, जो कि 1600 से ऊपर निकल जाएगा, यानी कि हमको कितना रखेगा, पॉइंट के बाद में 2। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहें तो हमारे जो ऑप्शन आंसर आ सकता है वो ई ऑप्शन के रूप में हम इसको ले सकते हैं, और ये आएगा कितना, 28.2 आएगा मिलीमीटर में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई 28.2 mm हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक कोण स्वयं का ही सप्लीमेंट्री कोण हो तो कोण का मान क्या होगा। सप्लीमेंट्री कोण यानी कि संपूरक, है ना, खुद का संपूरक कोण कौन सा होगा, तो संपूरक का मतलब होता है 180 अंश के साथ में कोलैप्स करना, यानी कि ऐसे कौन सा कोण हो सकता है जो स्वयं का संपूरक हो, है ना। संपूरक होने के लिए दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180, और ऐसा केवल एक ही कोण हो सकता है, वो कौन हो सकता है, 90 अंश। 90 अंश स्वयं का ही एक ऐसा कोण है कि 90 प्लस 90 करने से इक्वल टू 90 प्लस 90 करने से ही आपको 180 अंश प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री कोण खुद का कौन हो सकता है, तो 90 अंश हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चित्र में एल समांतर एम यहां पर दिया हुआ है, रेखा यल है ये वाली, ये समांतर किसके है, यम के, है ना, यानी कि हमारी ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। तो कहा जा रहा है यक्स बराबर क्या होगा, है ना, यक्स इक्वल टू, यक्स का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है आपको लिए। आप सभी लोगों को पता है, अगर हम टोटल इस एंगल की बात करें तो इस एंगल को हम लोग देखेंगे, ये जो हमारा एंगल है, ये छोटा एंगल ये वाला, और ये बड़ा एंगल 120 अंश का है, 120 प्लस यक्स,
है ना, ये ऐसे दिया हुआ है और ये नीचे यक्स है, ठीक है। अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारा 180 अंश ये टोटल होता है। हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस वो, ये टोटल 180 अंश होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 प्लस यक्स, है ना। अगर हम ये करते हैं तो हमें यक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, और एक चीज दिया हुआ है, ये दोनों कोण एकांतर है और दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। हमें फिलहाल यहीं से x का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर हम 120 को इसमें लेस करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। 60 अंश प्राप्त होगा जो वो किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 30 अंश आ जाएगा, है ना। जब ये वैल्यू 30 अंश आएगा तो ये केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, क्योंकि हमसे केवल x की वैल्यू पूछ रहा था। यहां पर हालांकि हमें थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए x और यक्स को एकांतर कोण के रूप में भी दर्शाया था इन्होंने, ये है ना। और इसमें से यक्स की वैल्यू आपको पूछी गई थी जो हम पहले से प्राप्त कर चुके हैं, उस एकांतर कोण से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलहाल आपकी ये पीडीएफ यहीं पे खत्म होती है और आप सभी लोगों को धन्यवाद। हम मिलते हैं आपके साथ में अगले पीडीएफ में, ठीक है ना। नमस्कार।